हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम बिग क्लासेस आपके लिए आज लेके आई हैं क्लास 8 की साइंस के चैप्टर 3 की वीडियो का पार्ट 2। चैप्टर का नाम तो आपको अच्छे से पता है। चैप्टर का नाम है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बच्चों, आपको चैप्टर के नाम के बाद अब इस बात का पता होना चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किन चीजों के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। यही इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसको पढ़ने के बाद या इसको देखने के बाद आपको फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं एक तो ये पता लग जाएगा, कोल की प्रॉपर्टीज क्या है दूसरा ये पता लग जाएगा, कोल फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये भी पता चल जाएगा, कोल निकालने के प्रोसेस को कोल माइनिंग कहते हैं वो मैंने यहाँ भी बताया और वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये क्यों की जाती है, इसके बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। और कोल से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं और उन प्रोडक्ट्स को कितने ग्रुप में बांटा गया है और उनके यूजेस क्या क्या है, आपको ये बात भी अच्छे से समझ आ जाएगी। हम फॉसिल फ्यूल क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। इसमें फॉसिल का मतलब है डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और फ्यूल का मतलब है वो सब्सटेंस जो जलने पर या जिसे जलाने पर ढेर सारी एनर्जी निकलती है, जिसको हम अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी चीज में अगर ये दोनों क्वालिटीज हों तो उसे हम फॉसिल फ्यूल कहेंगे। फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल्स कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं। तो फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन क्या होगी? Resources which were formed from the dead remains of living organisms and used as fuels in the modern times are called fossil fuels. कोल क्या है? कोल काले रंग का पत्थर की तरह सख्त सब्सटेंस होता है। इसमें मेनली कार्बन होता है, यानी कि मेन कंपोनेंट ऑफ कोल इज कार्बन। अब हम पढ़ेंगे कोल फॉर्मेशन के बारे में। कोल आज से करोड़ों साल पहले बनना शुरू हुआ और इसको बनने में कई हजार से लेकर कई लाख साल तक का समय लगा। जिस प्रोसेस से कोल बना उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए हजारों या लाखों साल लगते हैं, इसलिए ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 करोड़ साल पहले धरती पर बहुत बड़े जंगल थे। उन जंगलों में बहुत बड़े आकार के पेड़ और बहुत बड़े आकार के जानवर थे। कुछ प्राकृतिक आपदाएं या कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं ऐसी हुई जैसे कि फ्लड। उस समय बहुत बड़े बड़े फ्लड आए, इतने बड़े फ्लड आए कि 15-15, 20-20, 40-40 फीट तक पानी भर गया। पेड़ों की जड़ें गल गई और वो पानी में गिर गए। पेड़ भारी थे इसलिए वो पानी के नीचे धरती की सतह तक पहुंचे। समय के साथ साथ इन पेड़ों के ऊपर मिट्टी की परतें जमने लगी। जब ये परतें भारी होती गई, मोटी होती गई, तो इनके कारण दबाव ने लगा और इन्होंने पेड़ों को बहुत जोर से नीचे की ओर धकेला और पेड़ों में और मिट्टी के बीच की जो हवा थी उसे बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे पेड़ धरती के अंदर धंसते चले गए, वहां पर तापमान बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्रेस होते चले गए और इस कंप्रेशन से पेड़ों के अंदर से जो कोई चीजें हाई टेम्परेचर के कारण निकल कर बाहर जा सकती थी वो बाहर चली गई और जिन चीजों को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी वहां ऑक्सीजन ना होने के कारण वो चीजें वहां इकट्ठी हो गई। तो पेड़ों में जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन है, तो वहां पर कार्बन इकट्ठा होता चला गया। क्योंकि पेड़ बहुत बड़े थे तो कार्बन का जो ढेर है वो बहुत बड़ा हो गया। तो इस तरह बहुत अधिक दबाव, बहुत अधिक तापमान और हवा के ना होने के कारण जमीन के अंदर कोयले के, कार्बन के बड़े बड़े भंडार बन गए। ये भंडार चट्टानों की तरह दिखते थे, तो हमारे पास कोयले की चट्टानें आ गई। इस तरह से कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के कारण लाखों सालों के अंदर जो पेड़ और पौधे धरती पर थे उनसे या उनके मरने से उनके अवशेषों के रूप में कोल बना। अब हम कोल के यूजेस के बारे में देखेंगे। कोयले का हमारे लिए जो मेन यूज है वो सिर्फ इतना है कि इसे जलाकर ढेर सारी एनर्जी पैदा की जा सकती है। बाकी सारे यूजेस जो हैं वो कोल के जलाने पर पैदा होने वाली एनर्जी के हैं। तो कोयले को जलाकर हम जो एनर्जी पैदा करते हैं वो हमारे किस किस काम आती है? वो हमें घर के आसपास की जगह को गर्म रखने के काम आती है, फूड कुक करने के काम आती है। कुछ साल पहले तक इनसे रेलवे इंजन चलाए जाते थे और अभी बहुत सारी जगह पर थर्मल पावर प्लांट में
कोयले को ईंधन के रूप में यूज करके बिजली में कन्वर्ट किया जाता है या बिजली पैदा की जाती है। एक कोयले को जलाने पर क्या क्या पैदा होता है? एक चीज जो पैदा होती है उसके बारे में तो हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं, वो है एनर्जी। कोयले में जो मेन एलिमेंट प्रेजेंट है वो कार्बन है, और जब ये हवा से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब हम ये देखेंगे क्या कोयले को जलाने पर कोई हार्मफुल चीज भी निकलती है? तो जवाब होगा हाँ, कोयले को जलाने पर बहुत सारी हार्मफुल चीजें भी निकलती हैं। ये सारी चीजें जहरीली हैं और हवा को, पानी को और मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। इनमें मुख्यतः जो चीजें मिलती हैं वो हैं मरकरी, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड। इनके कारण अस्थमा और सांस लेने वाली दूसरी बीमारियां होती हैं, कई बार कैंसर तक बात पहुंच सकती है। इसके साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, एसिड रेन को ज्यादा तीव्र करते हैं और बहुत सारी पर्यावरण या वातावरण से जुड़ी हुई समस्याएं भी पैदा होती हैं। कोयले से बहुत सारे यूजफुल और बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो कोयले को रिफाइन करने के बारे में सोचा गया। तो कोयले को रिफाइन करके उसमें से हार्मफुल चीज़ों को दूर कर दिया गया, और जो कुछ भी हमें रिफाइनिंग के बाद मिला उसको हमने कोयले की तरह यूज़ किया, पर इनसे हमें कोयले के कंपैरिजन में ज़्यादा फायदा हुआ। तो कोयले को हमने एक प्रोसेस से रिफाइन किया, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोयले को हमने 3 भागों में बांट दिया। एक सॉलिड भाग जिसे कोक कहते हैं, दूसरा लिक्विड पार्ट जिसे हम कोल टार कहते हैं, और तीसरा गैस पार्ट जिसे हम कोल गैस कहते हैं। हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की डिटेल पढ़ते हैं। इसमें हम कोयले को हवा की एब्सेंस में गर्म करते हैं। इससे कोयले के अंदर जो सॉलिड चीजें हैं वो तो वहीं रह जाती हैं, लेकिन दूसरी चीजें गर्म होकर वेपर में चेंज हो जाती हैं। उन वेपर्स को हम एक ट्यूब में से गुजारते हैं और उस ट्यूब के आसपास का तापमान बहुत कम रखते हैं। इस तरह से कुछ चीजें वेपर्स से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं और वो हमारे कंटेनर की, हमारी ट्यूब के बॉटम पे बैठ जाती हैं। ये बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है और इसे हम कोल टार कहते हैं। और जो वेपर्स ठंडे होने के बाद भी लिक्विड में चेंज नहीं हुए वो गैस की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, और ये जो गैस बाहर निकलती है ये कोल गैस कहलाती है। कोयले को हम 3 अलग अलग चीज़ों में बदल सकते हैं। सॉलिड चीज़ को हम लोग कोक कहेंगे, तो कोक की डेफिनेशन क्या होगी? वो वाला कोयला जो इम्प्योरिटीज निकालने के बाद बचता है उसे कोक कहते हैं। ये कोयले की तरह टफ होता है, लेकिन कोयला पोरस नहीं होता, ये पोरस होता है और रंग इसका भी कोयले की तरह काला ही होता है। इसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है और ऐसा माना जाता है कि ये कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है। कोयले को जलाते हैं तो क्योंकि कार्बन कम है इसलिए एनर्जी कम निकलती है और तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचता है। लेकिन कोक को जलाने पर टेम्परेचर जो है वो 1600 से 1700 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए जो काम कोयले को जला के नहीं किए जा सकते वो काम कोक को जला के किए जाते हैं, जैसे स्टील को मैन्युफैक्चर करना या ओर्स में से मेटल को निकालना। ओर्स में से मेटल को निकालने के प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। तो कोक स्टील मैन्युफैक्चरिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में काम आता है। कोल टार क्या है? कोल टार का मतलब है एक ब्लैक थिक लिक्विड जिसकी बहुत अनप्लेजेंट स्मेल हो और जो 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो, उसे कोल टार कहते हैं। कोल टार को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं
तो हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलती हैं कुछ डाइज, कपड़ों को रंगने वाले कंपाउंड्स जिन्हें डाइज कहते हैं, ड्रग्स, कुछ एक्सप्लोसिव्स, विस्फोटक जो बम जैसे होते हैं, अचानक से फट पड़ते हैं, कुछ अच्छी स्मेल वाले कंपाउंड भी होते हैं, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल मिलता है, पेंट्स का रॉ मटेरियल मिलता है, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, और छतों पर डालने के लिए रूफिंग मटेरियल मिलता है। और दूसरे जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ों के लिए और इंडस्ट्री में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उनके रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इनमें से एक कंपाउंड जिसे हम नेप्थलीन कहते हैं वो भी मिलता है। नेप्थलीन को मोथ बॉल के नाम से बेचा जाता है। मोथ बॉल की क्वालिटी ये है कि ये मोथ्स एंड इंसेक्ट्स को दूर भगाते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोल टार से मिलने वाला कोई यूजफुल सब्सटेंस बताओ, तो आप कहेंगे जी कोल टार से हमें नेप्थलीन मिलती है। और फिर पूछा जा सकता है कि ये नेप्थलीन मार्केट में किस नाम से बेची जा सकती है या बेची जाती है, तो आप कहेंगे इसे मोथ बॉल के नाम से बेचा जा सकता है या बेची जा सकती है। तो ये मोथ बॉल करती क्या है? ये उन हानिकारक कीड़ों को दूर रखती है जो हमारे ऊनी और सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोल गैस कोयले से निकलने वाली गैस है। ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती है। 1810 में और 1820 में कोल गैस को लंदन में और न्यूयॉर्क में रात के समय सड़कों पर रोशनी देने के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज़ किया गया। आजकल हम इसे स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। आजकल हम इसे सोर्स ऑफ हीट यूज़ करते हैं, इसे इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। और ये कौन सी इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं? ये वो वाली इंडस्ट्री यूज़ करती हैं जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास चल रही हैं। और इसके बाद हमें पढ़ना है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हम पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो तीसरे पार्ट के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।